हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रोणेकर। वेलकम टू ARS मैथ्स एकेडमी। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम NCERT बुक ऑफ क्लास 8। इस चैप्टर के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स को समझेंगे। अगर हम उन टर्म्स को समझेंगे तो हमें ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझने से पहले हमें उससे रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट से। सबसे पहले हम कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमें कांस्टेंट समझ में आ जाएगा तो हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब दोनों समझ में आ जाएंगे तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जब हमें इतना समझ में आ जाएगा फिर हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। तो शुरू करते हैं कांस्टेंट से। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म कांस्टेंट से। कांस्टेंट क्या होते हैं, व्हाट इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है। तो देखो, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं वो सभी नंबर कांस्टेंट्स है। ठीक है, ऑल नंबर्स, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जितने भी नंबर है आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, जितने भी नंबर अभी तक पढ़े हैं, ऑड इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, ये सभी नंबर कांस्टेंट्स है। ठीक है, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट्स, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट्स, सभी नंबर कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट्स। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे 2, 3, 7, 5/2, ठीक है, -7/2। नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, वो भी कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कुछ भी ले सकते हो। जो भी नंबर, जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं सभी कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, आई होप कि कांस्टेंट टर्म आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ हम शुरू से पढ़ रहे हैं, नंबर्स के बारे में हम शुरू से पढ़ रहे हैं। जितने भी नंबर्स है वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स होती है। देखो, 2 का मतलब 2 है। अगर मैं बोलूँगा कि शो मी योर 2 फिंगर्स, तो आप 2 फिंगर से इस तरीके से ही शो करोगे। कोई ऐसे तो नहीं शो करेगा कि सर ये 2 है ना। ये तो 3 हो जाएगा। 3 मतलब 3, 2 मतलब 2, फिक्स है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस नहीं होता है, और जिसमें चेंजेस होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, तो अभी हम कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, और फिक्स्ड वैल्यू किसकी होती है, नंबर्स की फिक्स्ड वैल्यू होती है। 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3। आपने रूलर के ऊपर, स्केल के ऊपर भी देखा है कि नंबर्स हमेशा सीक्वेंस में होते हैं, 1, 2, 3, 4। ऐसा तो नहीं होता कि 1 के बाद 5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आया, फिर 3 आ गया। ऐसा तो नहीं होता, सीक्वेंस में होते हैं रूलर के ऊपर, है ना। 1, 2, 3, 4, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं। उनकी फिक्स्ड प्लेस भी होता है ना। रूलर के ऊपर उनका एक फिक्स्ड प्लेस भी होता है, और वो एक फिक्स वैल्यू होती है कि भाई 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट्स होते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो सभी को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 क्या है, ये तो फिक्स है ना। 60 फिक्स है 1 आवर में, कि 1 आवर में 60 ही मिनट होंगे। कभी ऐसा तो नहीं है कि किसी किसी दिन 55 मिनट्स होते हैं, किसी दिन 45 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, हमेशा क्या होता है, 60 मिनट्स ही होते हैं 1 आवर में, ये फिक्स है। तो जो चीज़ फिक्स है वही कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टर्म वेरिएबल के बारे में। व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं। अ क्वांटिटी विच चेंजेस इन डिफरेंट सिचुएशंस।
ऐसी क्वांटिटी जो कि अलग अलग सिचुएशन में चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यानी कि वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। जब हमने पिछली टर्म कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर सब पढ़े थे, वो सभी नंबर क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जो फिक्स नहीं होता है उसे बोला जाता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वैल्यू होल्ड करती है या जिसकी वैल्यू डिफरेंट सिचुएशन में बदलती रहती है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लाइक ABC, PQR, XYZ एट्सेट्रा। यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। ये कैपिटल और स्मॉल दोनों में होते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वेरिएबल को डिनोट करते हैं तो आप कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करेंगे, आप हमेशा स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे। 26 अल्फ़ाबेट्स में से आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ABC ही लिया जाए, आप चाहे तो D ले लो। यहाँ पे देखो ABC, PQR और XYZ लिखा है, तो क्या आप हमेशा यही लोगे? नहीं, आपकी मर्जी हो तो आप D ले लो, E ले लो, F ले लो, कोई सा भी अल्फ़ाबेट आप चूज़ कर सकते हो वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, लेकिन वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अभी हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मैं अपनी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को रेक्टेंगल बनाने के लिए बोलता हूँ, मान लो कि मैंने रेक्टेंगल बनाने के लिए बोला तो दो स्टूडेंट मेरे पास अपना अपना रेक्टेंगल बना के लाए। पहले स्टूडेंट का नाम राम है, दूसरे का श्याम है, ठीक है। दोनों ने रेक्टेंगल बनाया, लेकिन जब दोनों रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो सेम साइज़ का रेक्टेंगल बनाए, है ना। दोनों अलग अलग साइज़ का भी बना के ला सकते हैं। तो माना कि राम ने जो रेक्टेंगल बनाया वो 5/3 सेंटीमीटर का है और जो श्याम ने रेक्टेंगल बनाया वो 3/1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसने बड़ा रेक्टेंगल बनाया राम ने और श्याम ने छोटा रेक्टेंगल बनाया। तो यहाँ पे आप देखो लेंथ जो है, लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रेड्थ को B से। तो यहाँ L की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे L की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। यहाँ ब्रेड्थ, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है। तो क्या लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा सेम होगी क्या? अगर मैं क्लास में बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स कल रेक्टेंगल बना के लाना, लेकिन मैं ये नहीं बताता कि कितने सेंटीमीटर का बनाना है, लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी, कितने सेंटीमीटर की होगी, अगर मैं ये नहीं बताऊँगा तो हर एक स्टूडेंट डिफरेंट साइज़ का रेक्टेंगल बना के लाएगा, ठीक है। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा रेक्टेंगल, कोई छोटा रेक्टेंगल बनाएगा तो उनकी ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होगी। तो जो चीज़ चेंज हो रही है वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, L की वैल्यू चेंज हो रही है, हर एक सिचुएशन में अलग हो रही है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है। यहाँ ब्रेड्थ चेंज हो रही है, देखो ब्रेड्थ भी चेंज हो रही है, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो L और B क्या है, वेरिएबल है। लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो रही है। जब अलग अलग स्टूडेंट बना के ला रहे हैं तो अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ के रेक्टेंगल बना के ला रहे हैं, इसलिए लेंथ और ब्रेड्थ वेरिएबल है, ठीक है। तो L एंड B क्या है, ये वेरिएबल है। L और B क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। L और B वेरिएबल है। आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे डिफरेंट सिचुएशन में चेंज होती है। अब हम वेरिएबल को सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैं एक शॉपकीपर हूँ और मेरे पास 3 स्टूडेंट आए, राम, श्याम, मोहन, ठीक है। अब ये 3 स्टूडेंट मेरे पास आए, मेरी शॉप पे आए और मुझसे तीनों ने 10 रुपये वाले पेन मांगे। लेकिन सपोज़ राम ने मेरे से 3 पेन मांगे, श्याम ने मेरे से 5 पेन मांगे और मोहन ने मेरे से 15 पेन मांगे, ठीक है। हमने ये सपोज़ किया।
तो क्या इनका बिल सेम बनेगा? नहीं, इनका बिल डिफरेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ पेन्स जो इन्होंने मांगे हैं वो डिफरेंट है ना। तो ये सिचुएशन पे है कि भैया किस स्टूडेंट को कितना चाहिए, कितने पेन्स चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं है कि सभी स्टूडेंट जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो सेम नंबर ऑफ़ पेन्स मांगते कि भैया 2 पेन ही चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 2 से कम भी नहीं चाहिए, सभी 2 मांगेंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं। कोई 5 मांगेगा, कोई 10 मांगेगा, कोई 4 मांगेगा, कोई 3 मांगेगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहने वाला नंबर है। तो नंबर ऑफ़ पेन्स जो कि स्टूडेंट डिमांड करते हैं शॉपकीपर से, वो भी एक वेरिएबल है, क्योंकि वो अननोन है। कि हमें तभी पता लगेगा जब वो स्टूडेंट बोलेगा कि भाई कितने पेन चाहिए उसे, है ना। तो मान लो कि राम मेरे पास आया, शॉपकीपर में हूँ, मेरे पास आया और बोले कि सर भैया मुझे 3 पेन चाहिए। श्याम बोले भैया मुझे 5 पेन चाहिए। मोहन बोले भैया मुझे 15 पेन दे दो, ठीक है। तो राम का जो बिल होगा वो 10×3, देखो 10 रुपीज़ पेन की कॉस्ट है जो कि फिक्स है, ठीक है। हमने ये माना कि 10 रुपीज़ वाला ही पेन मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेन की कॉस्ट जो है वो फिक्स है। ऐसा तो नहीं है कि मॉन्टेक्स का पेन, अगर ये तीनों मेरे पास आके मॉन्टेक्स का पेन मांगेंगे तो मैं एक को 10 रुपये में, एक को 20 रुपये में और एक को 30 रुपये में दूंगा, ऐसा तो नहीं है। पेन की कॉस्ट फिक्स है, तो वो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो पेन की कॉस्ट यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि 10 रुपीज़ है। लेकिन जो बिल है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ पेन्स के ऊपर जो कि स्टूडेंट चाहता है। तो नंबर ऑफ़ पेन्स भी वेरिएबल है, ठीक है। तो राम ने 3 पेन्स मांगे तो वो 3×10 या 10×3 30, उसका बिल बनेगा 30 रुपीज़ का। श्याम ने मेरे से 5 पेन मांगे तो उसका बिल बनेगा 10×5, दैट मीन्स 50 रुपीज़ का। मोहन ने मुझसे 15 पेन मांगे तो 10×15, दैट मीन्स 150 का बिल उसका बनेगा। तो यहाँ पे बिल किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ़ पेन्स जो कि स्टूडेंट चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पेन्स को हम वेरिएबल मान सकते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ़ पेन्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ पेन्स स्टूडेंट द्वारा मांगे गए हैं उसको हमने एक्स मान लिया। देन जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट मतलब जो बिल उनका बनेगा, उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 10×x। 10 क्या है? कॉस्ट ऑफ पेन है, सिंगल पेन की कॉस्ट है। अब जितने नंबर ऑफ पेन से स्टूडेंट मांगेगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें बिल यानी अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना वो पे करेगा वो पता चल जाएगा। उसका फॉर्मूला है 10×x, 10x, ठीक है। देखो ना राम को कितना पे करना पड़ेगा, तो ये फाइंड आउट करने के लिए 10×x कर देंगे। x की जगह पे 3 रखेंगे तो 30 आ जाएगा। x की जगह पे अगर हम 5 रखेंगे तो 50 आ जाएगा। x की जगह हम 15 रखेंगे तो मोहन का बिल बन जाएगा 10×15, दैट मीन्स 150 मोहन का बिल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू डिफरेंट सिचुएशन में चेंज हो सकती है, इसलिए x वेरिएबल है। 10x क्या है? 10x इज़ द अमाउंट ऑफ बिल, है ना। 10x इज़ द अमाउंट ऑफ बिल विच विल बी पेड बाय द स्टूडेंट। अब हम वेरिएबल को थर्ड एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ मंथ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं। तो आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 30 डेज़ होते हैं, कुछ बोलेंगे 31 डेज़ होते हैं। तो ये फिक्स तो नहीं है ना कि कितने दिन होते हैं। जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, 29 भी होते हैं, ठीक है ना। अगर नॉट लीप ईयर है तो 28 डेज़ होंगे फरवरी में, अगर लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज़ होंगे। तो एक मंथ में कितने दिन होते हैं ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में या एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप सभी को मालूम है 7 डेज होते हैं, तो वो फिक्स है, 7 फिक्स है। लेकिन क्या एक मंथ में कितने दिन होते हैं ये फिक्स है क्या? नहीं, ये तो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से कैसे बदल रहा है। मान लो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने डेज होंगे फरवरी में? एक मंथ में 29 डेज होंगे। अगर लीप ईयर नहीं है ना, नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी के मंथ में 28 डेज होते हैं, ठीक है। जनवरी में फिक्स है कि 31 डेज ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक मंथ की बात करी है तो वो कोई सा भी मंथ हो सकता है, ठीक है। कभी कभी
कुछ कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, है ना, ठीक है, जैसे सितंबर में 30 डेज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं है, इसका आंसर सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज को x मान लेंगे, और x क्या है, वेरिएबल, ठीक है, जो कि डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से इनमें से कोई सी भी वैल्यू ले सकता है। आई होप कि वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, यह हमेशा चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट्स में फर्स्ट पॉइंट है इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, एंड वेरिएबल में फर्स्ट पॉइंट है इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। फिक्स इसलिए होती है क्योंकि ये नंबर होते हैं, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू इसलिए फिक्स नहीं होती है क्योंकि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते हैं, जिसमें कोई सी भी वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। इसलिए वेरिएबल की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि डिजिट से मिलकर बने होते हैं, लाइक 2, 3, 5 -7/5, 2.7 एक डेसिमल नंबर है, और जितने भी नंबर्स है वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसलिए 2.7 भी कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर लाइक ABC, XYZ इनसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 है, उनमें से आप कोई सा भी अल्फ़ाबेट अगर स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो वो एक वेरिएबल कहलाएगा। आई होप कि आपको कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया होगा। के बारे में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कांस्टेंट मतलब नंबर्स एंड वेरिएबल्स मतलब स्मॉल लेटर में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो इस स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो सिंपली कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से 3 पॉइंट्स? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी मैंने आपको समझाया कि जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। तो उसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे अगर मैं किसी वेरिएबल के ऊपर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ कांस्टेंट लगा के, तो भी वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि x + 2, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, x इज़ अ वेरिएबल, 2 क्या है, कांस्टेंट है, एंड प्लस क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, x - 3, ठीक है। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, ठीक है। अब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, जैसे कि 2x का मतलब है कि 2 जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल x के साथ हो रहा है। 2x डायरेक्ट लिखा है। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई साइन गायब है, तो देखो गायब नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसको इस तरीके से समझो, जैसे अगर हम 2 मल्टीप्लाई विथ x लिखे या 2.x लिखे या फिर 2x लिखे, तीनों चीज़ सेम है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम नंबर 2 को 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं। ये तीनों चीज़ का मतलब क्या है, 2। उसी तरीके से इन तीनों का मतलब क्या है, 2x, ठीक है। अब हम फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं जो कि डिवीज़न से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ x/3
3, इसका मतलब है x इज़ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। हम x डिवाइडेड बाय 3 को x/3 ऐसा भी लिख सकते हैं और x/3 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तीनों, ये फर्स्ट थिंग, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों चीज़ एक ही है। अभी आपने ये 4 एग्जाम्पल समझ लिए, जिसमें यहाँ पे एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिंगल ऑपरेशन ही परफॉर्म किया जाए, 2-3 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल 2x - 3। अब यहाँ एग्जाम्पल में 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जबकि 2x एंड 3 के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। इसके और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3y + 7/2, यानी कि इस पूरे के अपॉन में 2 है। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, टर्म्स। अभी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के छोटे छोटे पार्ट्स को समझेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेता हूँ 2x + 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स होती है वो प्लस और माइनस साइन द्वारा सेपरेट होती है। यहाँ पे देखो 2x और 3 के बीच में प्लस साइन है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। ये कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हमेशा प्लस माइनस साइन द्वारा सेपरेट होती है। इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 3x - 2y + 7। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है। देखो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, 2 साइन आ रहे हैं। 3 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ठीक है। ये कौन सी टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है? ये सेकेंड टर्म है। और ये कौन सी टर्म है? ये थर्ड टर्म है। ओके, ये 2x + 3 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म्स है। ये क्या है? 3x - 2y + 7। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया टर्म्स के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट के बारे में। जैसे 2x + 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपसे पूछा जाता है कि x का कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2x + 3 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो कोफिशिएंट का मतलब पहले समझ लो। कोफिशिएंट मतलब होता है अ नंबर विथ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो वेरिएबल x के साथ है? 2। x के साथ कौन है? 2। इसका मतलब x का कोफिशिएंट होगा 2, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2। कोफिशिएंट ऑफ x = 2। हमने यहाँ पे हमने 2 लिखा, क्या हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो x के साथ 3 नहीं है। ये 3 जो है वो सेपरेट है ना। ये सेकेंड टर्म है। अभी हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा था, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में x है ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में x है, x के साथ 2 है, इसलिए x का कोफिशिएंट 2 होगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल y दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो भी वेरिएबल यहाँ पे पूछा जाए, अगर वो वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट आप लिख दो 0, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में y है नहीं, इसलिए उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा, और कोफिशिएंट नहीं है इसलिए हमने लिखा 0, ठीक है। फिर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x - 2y + 7। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल है,
एक्स और वाई, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट भी है और वाई का कोफिशिएंट भी है। एक्स के साथ नंबर 3 है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड y के साथ -2 है। देखो जो साइन आगे रहेगा ना, अगर प्लस है तो कोई बात नहीं, नंबर डायरेक्ट लिख दो, लेकिन अगर माइनस साइन है तो आपको माइनस साइन भी लिखना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ y के साथ क्या है, -2, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y में आप लिखेंगे -2। आई होप कि कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट मीन्स अ नंबर विथ वेरिएबल, a number with variable is called coefficient of that variable and a number without variable is called constant। ये भी constant है बट इसे हम x का कोफिशिएंट बोलेंगे, लेकिन ये जो constant है इसे हम किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे भी आप देखो 3 के साथ x है या x के साथ 3 है, इसलिए हम 3 को x का कोफिशिएंट बोलेंगे। यहाँ पे y के साथ -2 है तो इस -2 जो कि कांस्टेंट है इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे y का, लेकिन ये जो प्लस का 7 है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसे किसी का भी कोफिशिएंट नहीं बोल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल कांस्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। फर्स्ट है मोनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल 1 टर्म होती है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। सेकंड बाइनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल 2 टर्म्स होती है उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। थर्ड है ट्राइनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल 3 टर्म्स होती है उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। एंड फोर्थ है पोलिनोमियल। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स होती है उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब आप सोचोगे क्या इसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं? यस, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन हर एक पोलिनोमियल को हम मोनोमियल या फिर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल नहीं बोल सकते। मोनोमियल सिर्फ उसी को बोलेंगे जिसमें 1 टर्म है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 1 टर्म है उसे बोलेंगे मोनोमियल। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल 2 टर्म्स है उसे बोलेंगे बाइनोमियल। और ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स है उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। एंड ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स है उसे बोलेंगे पोलिनोमियल। अब हम समझेंगे इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है: कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड इक्वल साइंस। आपने अभी थोड़ी देर पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में समझा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है: कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। लेकिन अगर हम उसमें इंक्लूड करें इक्वल्स साइन को तो वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन जो है कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड इक्वल साइन से मिलकर बनी होती है। इक्वेशन के अंदर ये चारों चीज़ें होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल्स साइन नहीं आता है, जबकि इक्वेशन के अंदर इक्वल्स साइन आता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वेशन आर, देखो 2x + 3 = 7। अब यहाँ पे आप देखो कांस्टेंट है 2, 3, 7, ठीक है, वेरिएबल है x एंड ऑपरेटर्स है प्लस, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है 2 और x के बीच में, ठीक है। अब इक्वल्स साइन है यहाँ पर, ठीक है, तो चारों चीज़ें हैं, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन है। जब केवल कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं तो उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, लेकिन अगर इसमें हम इंक्लूड कर दें इक्वल्स साइन तो ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में 2 पार्ट हैं। इक्वल्स साइन के इस तरफ वाले पार्ट को हम बोलते हैं LHS, इस पार्ट को हम बोलेंगे LHS, और इक्वल के इस तरफ वाले राइट साइड वाले पार्ट को हम बोलेंगे RHS।
इस पार्ट को हम बोलेंगे RHS। ठीक है, इक्वेशन में LHS और RHS हमेशा बराबर होते हैं। आपने मार्केट जाते हो, सब्जी खरीदते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक तरफ बाट होता है, तराजू में एक तरफ बाट होता है और एक तरफ सब्जी होती है, दोनों बराबर होती है तभी आप सामान लेते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे इक्वल साइन के इस तरफ जो LHS है और इक्वल साइड के इस तरफ जो RHS है, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, 2x + 3 = 7। यहाँ पर x की वैल्यू अननोन है। ठीक है, x की जगह पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इसको सॉल्व करने पर 7 आ जाए, वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। x की जगह पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि LHS वाला पार्ट 7 बन जाए, यानी कि RHS के बराबर बन जाए, वही वैल्यू x की वही वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर आप ध्यान से सोचो, दिमाग लगा के, कि 2x + 3 यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x के साथ +3, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखे कि ये पूरे को 7 बना दे। अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 × 2 दैट मीन्स 4 + 3। ठीक है, तो ये हो गया 7। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 2। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3y + 3 = 2y + 4। ठीक है, इसका नेक्स्ट इक्वेशन का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3y + 3 = 2y + 4। ठीक है, अब यहाँ पे LHS पार्ट कौन सा होगा? इस पार्ट को बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इक्वल के इस साइड वाले पार्ट को यानी कि 2y + 4 को हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड। ये LHS है, ये RHS है। आई होप कि इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन में इक्वल्स साइन होता है, LHS होती है, RHS होती है, और LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के बराबर होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है और एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखो, टॉपिक से ही क्लियर होता है कि टॉपिक क्या है। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वन वेरिएबल से पता चल रहा है कि इक्वेशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर मान लो हमने इक्वेशन में x का यूज़ किया तो हम पूरी इक्वेशन में केवल x का ही यूज़ करेंगे। अगर हमने इक्वेशन में y का यूज़ किया तो हम उस पूरी इक्वेशन में y का ही यूज़ करेंगे, y के अलावा कोई और वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स है, A से लेकर Z तक, उसमें से आप कोई सा भी एक वेरिएबल लो, लेकिन उस एक ही वेरिएबल को पूरी इक्वेशन में यूज़ करना है। ठीक है, तो इन वन वेरिएबल का मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इस पूरी टर्म का मतलब ये हुआ कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो और उसमें एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ किया गया हो। एग्जाम्पल, टू एक्स + 3 = 7। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इसमें मैंने सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल यानी कि x का यूज़ किया है और x के ऊपर कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे मैंने पावर, x की पावर क्या है कोई लिखा नहीं है मैंने, यानी कि उसकी पावर 1 है। जब भी कोई वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब उस वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पे x के ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि x की पावर 1 है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सेकंड एग्जांपल, 2y + 7 = y + 10।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो LHS और RHS दोनों साइड मैंने वेरिएबल का यूज़ किया है, लेकिन मैंने सेम वेरिएबल, एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ किया है विच इज़ y। मैंने ऐसा नहीं किया कि LHS में y और RHS में x का यूज़ कर लिया। अगर हम अलग अलग वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कब होगा? जब हम वन वेरिएबल, केवल एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में मैंने ये जो पहला एग्जांपल है इसमें मैंने एक वेरिएबल x का यूज़ किया, x के अलावा किसी और वेरिएबल का यूज़ नहीं किया। सेकंड एग्जांपल में मैंने y वेरिएबल का यूज़ किया, y के अलावा किसी और वेरिएबल का यूज़ नहीं किया। ठीक है, y के ऊपर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी y के ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब y की मैक्सिमम पावर क्या है? 1। ठीक है, अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 2z प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर मैंने LHS साइड भी z का यूज़ किया है और RHS साइड भी z का यूज़ किया है, मतलब मैंने एक ही टाइप के वेरिएबल का यूज़ किया है दोनों तरफ, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है क्योंकि z के ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब z की पावर 1 है। आई होप कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करें। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 4 रूल्स है। फर्स्ट रूल है, जब भी हम पॉजिटिव टर्म को की साइड को चेंज करते हैं तो वह नेगेटिव टर्म में बदल जाती है। एग्जाम्पल 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये जो प्लस 2 है, ये जो टर्म है, यहाँ पे देखो ये प्लस 2 क्या है? एक टर्म है। ठीक है, अगर हम इस टर्म को LHS साइड से उठा के RHS साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव टर्म से नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। x इज़ इक्वल टू, एक्स के बाद हमने डायरेक्ट इक्वल टू साइन लगाया क्योंकि ये जो प्लस 2 है इसको तो हम उस साइड भेजेंगे और ये प्लस 2 से माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ऑलरेडी इस साइड था, इक्वल टू के इस साइड 5 था, इसलिए हमने इक्वल टू के बाद डायरेक्ट 5 लिखा। अब ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3। तो ये हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये जो इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इसका सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू 3। और ये हमने कैसे निकाला? इस फर्स्ट रूल को यूज़ करके। जब भी पॉजिटिव टर्म को की साइड को आप चेंज करते हो तो वो नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो प्लस 2 है हमने इसकी साइड चेंज करी तो ये नेगेटिव यानी कि माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल को समझने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा कांस्टेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, हो सकता है वेरिएबल को भी ट्रांसफ़र करना पड़े, जैसे कि इस एग्जांपल में 2x ऑलरेडी इधर LHS में लिखा हुआ है, इक्वल टू साइन के इस साइड पे वेरिएबल है ना, ये एक टर्म है जो कि पॉजिटिव है, x क्या है? पॉजिटिव है। तो इसको हम RHS साइड से उठा के LHS साइड में जब लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव टर्म से क्या बन जाएगा? नेगेटिव टर्म। यहाँ पे ये प्लस का x है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 7 यानी कि 7। ठीक है, अब 2x माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा x, फिर इक्वल 7 इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 7। ओके, आई होप कि ये रूल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पॉजिटिव टर्म की साइड चेंज करते हैं तो वो कैसे नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हमने समझा फर्स्ट रूल, अब हम समझेंगे सेकेंड रूल। सेकेंड रूल के हिसाब से जब हम नेगेटिव टर्म की साइड को चेंज करते हैं तो वह नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये जो माइनस 2 है ना, तो ये 2 क्या है? नेगेटिव है। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव टर्म की साइड जब भी चेंज करते हो तो वो पॉजिटिव टर्म में बदल जाता है। तो यहाँ पे x
लिखेंगे सबसे पहले, फिर ये जो -2 है इसकी साइड जब चेंज करेंगे LHS साइड से, जब इसको RHS साइड में भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल 5 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5, ये 5 पहले से था, ये जो -2 है उधर ट्रांसफ़र होगा तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 + 2 यानी कि 7, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 7, x - 2 इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -3x इज इक्वल टू 5 - 4x, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में नेगेटिव टर्म कौन सी है, -4x। जब हम इसको RHS साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे यानी कि LHS में लाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो -4x है इसको जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है। तो 4x, फिर -3x पहले से लिखा हुआ है इज इक्वल टू 5। अब 4x में से 3x माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो -3x इज इक्वल टू 5 - 4x का सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 5। आई होप कि सेकेंड रूल भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये भी बहुत ईजी है। अब हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। अगर किसी नंबर का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उस नंबर की साइड चेंज करने पर उसी नंबर से राइट हैंड साइड में डिवीज़न होगा। एग्जांपल 1, 2x इज इक्वल टू 40। यहाँ पे LHS साइड में वेरिएबल x और 2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर हम इस x को यहीं पे रहने दें और इस 2 की साइड चेंज करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन से हट के इधर डिवीज़न में चले जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 40/2। 40/2 का मतलब क्या है, 40 इज़ डिवाइडेड बाय 2, और जब हम 40 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 20 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इन रूल्स का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने इस 2x इज इक्वल टू 40 को जब सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 20। अब हम सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में 3y इज इक्वल टू 12 लिखा है, यानी कि LHS साइड में वेरिएबल y और 3 का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अगर इस 3 को हम इधर मल्टीप्लिकेशन से हटा के उस साइड भेजेंगे तो ये डिवीज़न में चले जाएगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू, इधर तो y अकेला बच जाएगा, y इज इक्वल टू 12/3। 12/3 का मतलब है 12 इज डिवाइडेड बाय 3। तो y इज इक्वल टू 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन का आंसर होगा y इज इक्वल टू 4। या हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू 4। रूल नंबर 4 के हिसाब से अगर LHS साइड में किसी नंबर से डिवीज़न हो रहा है तो उसकी साइड चेंज करने पर उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा। एग्जाम्पल 1, x/2 इज इक्वल टू 7 एंड एग्जाम्पल 2, y/3 इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में x/2 दैट मीन्स x इज डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2 से डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। 2 से क्या हो रहा है, डिवीज़न। जब हम x इस 2 की पोजीशन चेंज करेंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड x इज इक्वल टू 7 2 14। दैट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 14, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आंसर आएगा x इज इक्वल टू 14। एग्जाम्पल 2, y/3 इज इक्वल टू 11। यहाँ LHS साइड में y/3 का मतलब है y इज़ डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं LHS साइड में, है ना। तो अगर हम 3 की पोजीशन चेंज करेंगे मतलब उसको RHS साइड में भेजेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस 11 के साथ, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई विथ 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 33। 11 मल्टीप्लाई विथ 3 का मतलब होता है 33, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 33। आई होप कि आपको ये चारों रूल्स समझ में आ गए होंगे आसानी से, क्योंकि ये बहुत सिंपल रूल्स हैं, ठीक है। जब भी हम पॉजिटिव टर्म की साइड चेंज करते हैं तो वो नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम नेगेटिव टर्म की साइड चेंज करते हैं तो वो पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब LHS साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और हम उसकी साइड चेंज करेंगे तो RHS साइड में उसी नंबर से डिवीज़न होगा।
और अगर LHS साइड में किसी नंबर से डिवीज़न हो रहा है तो उसकी साइड चेंज करने पर RHS साइड में उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अगर इन रूल्स को सिंपल तरीके से बोले तो हम यह बोल सकते हैं कि LHS और RHS में सेम नंबर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया जा सकता है। वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस 2x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। 3x लेफ्ट हैंड साइड में पहले से है, इस 2x को हम राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे -2x लिखेंगे। 3x माइनस 2x, ये जो प्लस का 2x था जब इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, फिर इक्वल टू का साइन, फिर ये 18। ठीक है। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18। अब हम 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप इसको ऐसा समझो कि आपके पास 3 चॉकलेट है, उसमें से मैंने 2 चॉकलेट ले ली तो आपके पास कितनी बची? 1 चॉकलेट, यानी कि 1x। 1x को हम x ही लिखेंगे। 3x माइनस 2x का मतलब हो गया x। x इज इक्वल टू 18। ठीक है, x इज इक्वल टू 18। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस 3t को RHS साइड से उठा के LHS साइड लेकर आएंगे। 5t पहले से है, ये वाला जो प्लस का 3t है इधर आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पे -5 पहले से था। ओके, ये जो माइनस का 3 है जब उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। हमने क्या किया कि ये जो 3t है उसको इस साइड लेके आ गए, ये प्लस का था तो यहाँ पे माइनस का हो गया। ये जो माइनस का 3 है हमने इसको उधर भेज दिया, यहाँ पे ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। 5t माइनस 3t दैट मीन्स 2t, इक्वल टू का साइन, -5 प्लस 3 दैट मीन्स -2। अब यहाँ पे t के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जब हम इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो t इज इक्वल टू -2 अपॉन में 2। तो t इज इक्वल टू -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1। आंसर हो जाएगा इसका t इज इक्वल टू -1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। यहाँ पे हम वेरिएबल वाली टर्म को LHS साइड कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को RHS साइड में कर देंगे। यहाँ पे 5x पहले से है उसको वैसा का वैसा लिखा। इस 3x को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -3x, फिर इक्वल टू साइन। ये 5 पहले से था इस साइड इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। ये जो प्लस का 9 है इसको हम उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बचेगा। 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 दैट मीन्स -4। ये 2 जो है x के साथ अभी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू -4/2 हो जाएगा। जब -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। यहाँ पे हम 4z को वैसा का वैसा लिखेंगे, फिर ये जो प्लस का 2z है इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2z, फिर इक्वल टू 6 वैसा का वैसा। अब ये जो प्लस का 3 है इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -3। अब 4z में से 2z को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2z, इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3। अब z के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3/2। तो z की वैल्यू हो गई 3/2। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x को। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 2x वैसा का वैसा लिख लेंगे, जब इस -x को इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 14 वैसा का वैसा। फिर ये जो -1 है इसको उस साइड भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा। 2x + x दैट मीन्स 3x, फिर इक्वल टू साइन 14 + 1 दैट मीन्स 15। x इज इक्वल टू 15/3। यहाँ पे x के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 15/3 दैट मीन्स 15 इज डिवाइडेड बाय 3। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। दिस इज द आंसर। x इज इक्वल टू 5 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 8x + 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। यहाँ पे सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, 8x + 4 इज इक्वल टू, इस जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस x के साथ भी होगा और इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस -1 के साथ भी होगा। जब 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3x। जब इस 3 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -3, फिर +7 वैसा का वैसे ही। अभी इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। 8x + 4 इज इक्वल टू 3x, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 7 है, तो 7 - 3 दैट मीन्स 4, प्लस का 4 आएगा। ओके, अब हम इस 3x को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 8x - 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे +4 पहले से है, ये वाले +4 को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। 8x - 3x का मतलब हुआ 5x इज इक्वल टू 4 - 4 दैट मीन्स 0, तो x इज इक्वल टू 0/5 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो x की वैल्यू हो गई 0। दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई विथ x + 10। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में 5 है RHS में है, इसको जब इधर LHS में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि इस नंबर से हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 4 वैसा का वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट में x + 10। अब ये 5 का मल्टीप्लाई x के साथ किया तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई अंदर x के साथ भी होगा और 10 के साथ भी होगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इस 4 का मल्टीप्लिकेशन x और 10 दोनों से होगा। 4 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया तो ये हो गया 4x, 4 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ किया तो ये हो गया 40। अब हम इस 4x को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 5x - 4x इज इक्वल टू प्लस का 40 दैट मीन्स 40। 5x - 4x दैट मीन्स x इज इक्वल टू 40। दिस इज द आंसर, x की वैल्यू हो जाएगी 40। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। यहाँ पे वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट वालों को उस तरफ। 2x/3 वैसा का वैसा है, इस 7x/15 को जब हम इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -7x/15 इज इक्वल टू 3 पहले से यहीं पे है इसलिए ये वैसा का वैसा रहेगा, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये जो प्लस का 1 है इसकी साइड हम उधर चेंज करके भेज रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है 3 और 15, तो हम इनका LCM लेंगे। इनका 3 और 15 का LCM होता है 15।
आप रफ वर्क करके देख सकते हो। 3 और 15 का एलसीएम होगा 15। अब इस 3 से जब 15 को डिवाइड किया तो 5 आएगा। 5 का इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। फिर माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 7x के साथ करेंगे तो 7x ही आएगा, इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। ओके, अब ये जो डिनोमिनेटर का 15 है इसको हम इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विथ 15। ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, 10x माइनस 7x। 10x में से जब 7x जाएगा तो 3x बचेगा। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 15। तो 3x इज इक्वल टू 2 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 30/3। ये जो 3 x के साथ मल्टीप्लाई में है ये उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 30/3। 30/3 का मतलब है 30 इज डिवाइडेड बाय 3। जब हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 10। तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। यहाँ पे 2y पहले से है, इस माइनस y को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा, इक्वल टू 26/3 यहाँ पे पहले से है। इस प्लस के 5/3 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 2y प्लस y दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, यानी कि हम डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 26 माइनस 5 दैट मीन्स 21 अपॉन में डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक बार 3 लिख दिया। ओके, अब 3y इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स, या 21 अपॉन 3 दैट मीन्स 7। अब y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। ये जो 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में चले जाएगा, इसलिए y की वैल्यू हो जाएगी 7/3। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। 3m इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो 5m है इसे हम RHS साइड से उठा के LHS साइड में लाएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल जाएगा, दैट मीन्स माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5 वैसा का वैसा रहेगा यहाँ पे। 3m माइनस 5m दैट मीन्स माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, यहाँ पे भी एक सिंगल टर्म है, दोनों नेगेटिव है तो दोनों के माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 8/5। अब मैं इसको थोड़ा सा इस साइड सॉल्व कर लेता हूँ। 2m अपॉन 5, तो ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 5 है इसलिए इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा। तो m इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई विथ 2, 5 मल्टीप्लाई विथ 2। अब यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 8/5 2 ज़ा 10। अब हम 8 और 10 को 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो m की वैल्यू हो जाएगी 4/5। दिस इज द आंसर। m इज इक्वल टू 4/5 इज द आंसर। 1 है x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 5 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 और 4 है, दोनों सेम नंबर नहीं है इसलिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम लिया तो 10 हो जाएगा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो 5x, फिर माइनस साइन,
5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू। अब इस 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अब इस 3 से 12 को डिवाइड किया 4 आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। 4 से 12 को डिवाइड किया 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे आपको a/b इज इक्वल टू c/d का फॉर्मेट दिख रहा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस 12 का मल्टीप्लिकेशन इस 5x - 2 के साथ होगा और इस 10 का मल्टीप्लिकेशन इस 4x + 3 के साथ होगा। 12 का मल्टीप्लिकेशन 5x के साथ करेंगे तो 60x हो जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर 12 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ किया तो 24 इज इक्वल टू, इस 10 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे, 10 का मल्टीप्लिकेशन 4x के साथ किया तो 40x, फिर प्लस का साइन, फिर इस 10 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 के साथ करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब हम इस 40x को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। 60x तो पहले से यहाँ पर है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 40x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 30 पहले से था, ये जो माइनस का 24 है उधर जाएगा तो प्लस का 24 बन जाएगा। अब 60x में से 40x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20x बचेगा, इज इक्वल टू, इन दोनों का सम कर लेंगे तो हो जाएगा 54। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 54/20, ठीक है। ये जो 20 है इसको उधर डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और इसको 2 से कैंसिल करा तो 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 27/10। दिस इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21। यहाँ पे आप देखोगे डिनोमिनेटर 2 4 6 है, तो 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। आप इसको रफ वर्क में करके देखोगे, 2 4 6 का एलसीएम जब निकालोगे तो 12 आएगा। 12 को आप एक बार यहाँ पे लिख दो डिनोमिनेटर में, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, उस 6 का मल्टीप्लिकेशन n के साथ करेंगे तो 6n, फिर माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर 3n के साथ करेंगे तो 9n हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 12 को 6 से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर 5n के साथ करेंगे तो 10n आएगा, इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में 12 है इसको उधर भेजेंगे तो ये 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6n - 9n + 10n वैसा का वैसे ही रहेगा, 6n - 9n + 10n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई विथ 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10n और 6n को जोड़ेंगे तो 16n हो जाएगा। 16n में से ये जो माइनस का 9n है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7n, ठीक है। 7n इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा 252। अब हम इस 7 को उधर डिनोमिनेटर में भेज देंगे, 252 डिवाइडेड बाय 7। जब 252 को 7 से डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 36। दिस इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। अब यहाँ पे आप देखोगे x के डिनोमिनेटर और 7 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब कि वहाँ पे 1 है। x/1 + 7/1 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। जहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं था हमने वहाँ पे 1 मान लिया, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है वहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में 1 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है।
1 से 3 को डिवाइड किया 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे तो 3x आएगा। फिर प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे। 1 से 3 को डिवाइड किया 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ किया तो 21 आएगा। फिर माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन इस न्यूमरेटर 8x के साथ करेंगे तो 8x आएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। 6 से 6 को डिवाइड किया 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 17 के साथ किया तो 17। फिर माइनस साइन। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 5x के साथ करेंगे तो 3 5 सा 15x। ओके, अब हम इस न्यूमरेटर के 3 के और अब हम इस 3 को इस 6 से कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा इस वाले न्यूमरेटर के साथ, तो ये वाला न्यूमरेटर वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जो डिनोमिनेटर है 2, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6x। फिर प्लस 21 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 42। फिर माइनस, फिर 8x का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 16x। अब इस 16x ये माइनस का है और ये 6x प्लस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगा यानी कि माइनस का 10x बचेगा। ठीक है, फिर प्लस 42 इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का 15x इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 15x, माइनस का 10x पहले से था। ठीक है, इज इक्वल टू ये 17 यहाँ पे पहले से था, ये जो 42 है उधर जाएगा तो माइनस 42। ठीक है, अब हम 15x में से माइनस करेंगे 10x को तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे 17 माइनस 42 करेंगे तो माइनस का 25 आएगा। अब मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो x के साथ में 5 है ये उधर डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -25/5। अब 5 से 25 कैंसिल होगा यानी कि 25 जो माइनस का, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -5। दिस इज़ द आंसर, x इज इक्वल टू -5 इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। यहाँ पे आप a/b इज इक्वल टू c/d वाला फॉर्मेट देख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा न्यूमरेटर x - 5 के साथ, इक्वल टू इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस न्यूमरेटर के साथ होगा x - 3 के साथ। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 का मल्टीप्लिकेशन x और -5 दोनों के साथ होगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया तो 5x, माइनस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू इस 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ किया तो 3x, फिर माइनस साइन 3 3 ज़ा 9। अब हम x वाले को एक तरफ कर लेंगे, 5x माइनस 3x, ये जो प्लस का 3x है इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू -9। और ये जो माइनस का 25 है उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा। अब 5x माइनस 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 9 प्लस का 25 दैट मीन्स 16। ठीक है, हम इसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि 25 माइनस 9 दैट मीन्स 16। तो x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू हो जाएगी 8। दिस इज़ द आंसर, x इज इक्वल टू 8 इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। अब यहाँ पे आप देखो कि ये डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 वाले जिनका डिनोमिनेटर 3 है उनको इस तरफ कर लो। ये जो डिनोमिनेटर है इधर 1 है, t के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, इसको इस साइड ले आएंगे। ये अपनी जगह पे ऐसा का ऐसा रहेगा, 3t - 2/4 ये ऐसा का ऐसा है, ये -t इधर आएगा तो +t हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3। फिर ये जो माइनस का 2t + 3/3 है इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का 2t + 3
बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। इधर कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर मतलब 1, 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3t - 2 प्लस, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से 4 को डिवाइड किया तो 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन t के साथ करेंगे तो 4t हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, यानी कि 2 + 2t + 3/3। डिनोमिनेटर में 3 एक बार लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 4t लिखा है, यहाँ पे 3t लिखा है, दोनों पॉजिटिव है यानी कि प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 7t - 2/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएंगे यानी कि 5, ठीक है। 2 + 3 5 प्लस 2t, ये 2t पहले से है, अपॉन में 3, डिनोमिनेटर क्या है 3। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस न्यूमरेटर के साथ और इस 4 जो डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लिकेशन इस 5 + 2t के साथ कर लेंगे। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 3 7 21t, फिर -2 में जब 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे। 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ किया तो 20, फिर प्लस, फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 2t के साथ किया तो 8t, ठीक है। अब ये जो 21t है ये ऐसा का ऐसा, फिर माइनस प्लस का जो 80 है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 80 हो जाएगा, इक्वल टू 20 वैसा का वैसा, फिर ये जो माइनस का 6 है उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसके आगे की स्टेप इधर सॉल्व कर रहा हूँ। 21t - 8t दैट मीन्स 13t, ठीक है, कितना हो जाएगा 13t इज इक्वल टू फिर 20 + 6 दैट मीन्स 26, तो t की वैल्यू हो जाएगी 26/13। ये जो 13 है इधर मल्टीप्लिकेशन में t के साथ, उधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा यानी कि डिवाइड में 26/13 दैट मीन्स 2, ठीक है, क्योंकि 13 2 ज़ा 26 होता है, तो t इज इक्वल टू 2 इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3। अब हम यहाँ पे m वैसा का वैसा लिखेंगे, ये जो है उसको तो उधर भेज देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का m - 2/3, ठीक है। ये जो m - 2/3 है नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो नेगेटिव है m - 1/2 उसको उधर भेज देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 यहाँ पे पहले से है, फिर ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा m - 1/2, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 से 3 को डिवाइड किया 3 का मल्टीप्लिकेशन m के साथ किया तो 3m, फिर ये प्लस, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऊपर का वैसा आएगा m - 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, फिर 1 से 2 को डिवाइड किया 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 में किया तो 2, फिर प्लस m - 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसको वैसा का वैसा लिख दिया। अब हम 3m + m करेंगे तो ये हो जाएगा 4m, फिर -2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 - 1 दैट मीन्स 1, फिर प्लस m अपॉन में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो हो जाएगा 8m - 4 इज इक्वल टू, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 3 × 1 = 3 प्लस 3 का m के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3m। अब इस 3m को इधर लाएंगे, 8m - 3m इज इक्वल टू, ये 3 पहले से था, ये -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8m - 3m किया तो ये हो जाएगा 5m, कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 3 + 4 दैट मीन्स 7, तो m की वैल्यू हो गई 7/5, दिस इज़ द आंसर। ये जो 5 है इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा।
अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 3 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में t माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 2t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन t के साथ और -3 के साथ दोनों के साथ होगा। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन जब t के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3t। फिर -3 के साथ जब t का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होगा। 5 का मल्टीप्लिकेशन 2t के साथ किया तो 10t, फिर प्लस 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया तो 5। अब इस 10t को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5। ये जो माइनस का 9 है उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। 3t माइनस 10t दैट मीन्स माइनस का 7t इज इक्वल टू 5 प्लस 9 दैट मीन्स 14। अब t इज इक्वल टू 14 अपॉन ये जो -7 है इधर डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी -2। देखो 7 2 ज़ा 14 और ये जो माइनस है ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है 2 के साथ, तो t की वैल्यू हो जाएगी -2। दिस इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज -2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में y प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब भी ब्रैकेट ओपन होगा ना तो बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन अंदर वाली सारी टर्म के साथ होगा। यानी कि जब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो 15 का मल्टीप्लिकेशन y और -4 दोनों के साथ होगा। तो 15 का मल्टीप्लिकेशन जब y के साथ करेंगे तो 15y, फिर 15 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60। फिर इस -2 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ किया तो माइनस का 2y। अब ये -2 का मल्टीप्लिकेशन -9 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ किया तो 18, ठीक है। फिर +5 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ किया तो प्लस का 5y, फिर +5 का मल्टीप्लिकेशन +6 के साथ करेंगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा क्योंकि 5 6 30 और प्लस 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 होता है इज इक्वल टू 0। अब आप y वाली टर्म को पहले कैलकुलेट कर लो या y वाली टर्म को पहले एक साथ लिख लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेंगे। यानी कि 15y ये यहीं पे रहेगा, माइनस का जो 60 है उधर चले जाएगा, ये जो माइनस का 2y है इसको लिख लिया एक बार, फिर ये 18 उधर चले जाएगा, फिर प्लस 5y और ये जो 30 है ये भी उधर चले जाएगा इक्वल टू। अब 0 है ना, 0 वहीं पे है, फिर -60 इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, ठीक है। ये जो -60 है उधर जाएगा तो प्लस का 60, ये प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18, फिर ये जो प्लस का 30 है इधर आके माइनस का 30। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। 15y और प्लस का 5y इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 20y। 20y में से इस माइनस के 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18y, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो 0 + 60 दैट मीन्स 60, फिर ये माइनस के हैं दोनों नंबर तो आपस में ऐड होके माइनस का 48 हो जाएगा। तो 18y इज इक्वल टू 60 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 12/18, ये जो 18 है डिनोमिनेटर में चले गया। अब 6 से ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 6 की टेबल में 12 और 18 दोनों आता है। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। दिस इज़ द आंसर। y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। y इज इक्वल टू 2/3 इज़ द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 3 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 5z - 7 ब्रैकेट क्लोज -2 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 9z - 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट में 8z - 13 ब्रैकेट क्लोज -17। यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 5z और -7 के साथ होगा। 3 मल्टीप्लाई विथ 5z दैट मीन्स 15z, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन -7 के साथ होगा तो -21,
फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन -9z और -11 दोनों के साथ होगा। पहले -2 का मल्टीप्लिकेशन 9z के साथ होगा तो ये हो जाएगा -18z। फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन -11 के साथ होगा तो ये हो जाएगा +22। फिर इक्वल टू साइन, फिर इस 4 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे 8z के साथ तो ये हो जाएगा 32z। फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन -13 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -52। फिर -17। देखो 4 का मल्टीप्लिकेशन 8z के साथ किया तो 32z, 4 का मल्टीप्लिकेशन -13 के साथ किया तो -52, फिर -17 वैसा का वैसा। ये 15z है, ये -18z है, यानी कि 15z -18z करेंगे तो -3z आएगा। ठीक है। फिर ये जो है -21 है, ये +22 है, यानी कि 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 आएगा, इक्वल टू 32z -52 और -17 मिल के बन जाएगा -69। ठीक है। अब इस 32 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3z -32z इज इक्वल टू -69 पहले से है यहाँ पे, ये जो +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, -3z -32z दैट मीन्स -35z इज इक्वल टू, इन दोनों को, ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, दैट मीन्स -70। तो z की वैल्यू हो जाएगी 70/35। देखो यहाँ भी ये दोनों टर्म्स माइनस की है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 35z इज इक्वल टू 70। तो z के साथ z इधर अकेला रहेगा, 35 जो था इधर न्यूमरेटर में उधर जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है। 35 2 ज़ा 70 होता है, इसलिए z इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 0.25 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट में 4f - 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट में 10f - 9 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इस 0.25 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होगा। ठीक है, 4f के साथ होगा तो ये हो जाएगा, जब 4 के साथ 0.25 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, और 1f का मतलब होता है f, तो हम यहाँ पे f लिखेंगे। फिर -3 के साथ जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 0.25 का तो ये हो जाएगा माइनस का 0.75 इज इक्वल टू, अब 0.05 का मल्टीप्लिकेशन इस 10f के साथ होगा तो ये हो जाएगा 0.5f। फिर माइनस इस 9 का मल्टीप्लिकेशन 0.05 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 0.45, क्योंकि 9 5 ज़ा 45 होता है और डेसिमल का पॉइंट लगा हुआ है ना। अब f वाले एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, f माइनस 0.5f इज इक्वल टू, ये जो 0.5f है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर इसको उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.75, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का 0.45 पहले से है। ठीक है, 1f में से आधा f जाएगा, यानी कि एक में से आधे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आधा ही बचेगा, आधा मतलब 0.5, तो यहाँ पे 0.5f लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.75 में से अगर हम 0.45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.30। ठीक है, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, f इज़ इक्वल टू 0.30 अपॉन में 0.5, इधर 0.5 का मतलब होता है 0.50।
अब आप देख सकते हो यहाँ के डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो हम डायरेक्ट डेसिमल हटा सकते हैं। तो हम लिखेंगे f इज़ इक्वल टू 30/50। अब 0 से 0 कैंसिल, तो बचा क्या 3/5, तो f की वैल्यू हो जाएगी 3/5। यहाँ पे आप आंसर करके लिख सकते हो, या फिर आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा f इज़ इक्वल टू 0.6। ठीक है, जब आप 3 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा। तो आप चाहो तो आंसर में 0.6 तक सॉल्व करो, चाहो तो f इज़ इक्वल टू 3/5 तक सॉल्व करो, दोनों करेक्ट होंगे। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।